आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8। दिए गए वाक्य यहाँ पर हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। मोहन सोहन अपने जेब 10 रुपए दिए। इसमें हमें अर्थ समझ में नहीं आया। इस वाक्य को पढ़ने में कुछ कठिनाई हो रही है। यदि हम इस वाक्य को इस तरीके से लिखें कि मोहन ने सोहन को अपनी जेब से 10 रुपए दिए, तो इस वाक्य का अर्थ हमें समझ में आ रहा है। वाक्य में जो रंगीन शब्द का प्रयोग हुआ है वो अर्थ को ठीक करने में काम में आए हैं। इन्हीं को ही क्या कहते हैं? कारक या परसर्ग। कारक के चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहा जाता है। इस वाक्य में प्रत्येक संज्ञा का किसी न किसी रूप से क्रिया से संबंध है। जैसे मोहन ने सोहन को जेब से 10 रुपए दिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध बताते हैं उसे कारक कहा जाता है। कारक के भेद। कारक को 8 भागों में विभक्त किया गया है। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। यानी 8 भागों में इन्हें विभक्त किया गया है। इन 8 कारकों के अपने अपने विभक्ति चिन्ह या परसर्ग होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। यानी कर्ता क्रिया को करने वाले का पता इसमें चलता है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें रवि कौन है? कर्ता। घोड़ा चल रहा है, इसमें घोड़ा कौन है? कर्ता। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। यह चिन्ह भूतकालिक वाक्यों में सकर्मक क्रिया के साथ आता है। बच्चों ने अच्छा खेला, राम ने एक गीत गाया, यानी इसका चिन्ह ने है। दूसरा है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि बिल्ली चूहे को पकड़ती है और रानी पत्र लिख रही है। इस वाक्य में चूहे और पत्र को कर्म कारक कहा जाएगा। ये कर्म कारक है। करण कारक। जिस कारक से क्रिया के साधन का पता चलता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे कि वह साइकिल से जाती है, तो किससे जाती है? साइकिल से। और हथौड़े से ताला तोड़ दो, तो माध्यम क्या हुआ? हथौड़ा और साइकिल। चौथा है संप्रदान कारक। वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे कि ये फूल रमा के लिए है, यानी फूल रमा के लिए है। बड़ों को प्रणाम करो। इन वाक्यों में रमा और बड़ों के लिए हो रही है, अतः ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए और को होता है, यानी इनका विभक्ति चिन्ह के लिए और को। पांचवा है अपादान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव यानी बिछड़ना होता है वह सब अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। इसका उदाहरण, इसका विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह है से। अगला है संबंध कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है तो इसे संबंध या सूचित करने वाला अधिकार रखने वाला शब्द संबंध कारक होता है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक वाक्य में जो शब्द क्रिया को आधार या सूचित करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। आकाश में बादल है, कार सड़क पर खड़ी है, इसका उदाहरण है। इन वाक्यों में आकाश और सड़क क्रिया के आधार को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। आखिरी है हमारा संबोधन कारक। किसी को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संबोधन कारक कहा जाता है। लड़के
संबोधन कारक जो शब्द होते हैं उनके पीछे संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुमन, हे, अरे, सुनो आदि क्या है? संबोधन कारक के उदाहरण। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ कारक समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।